सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की नदियां आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान की नदियों में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये क्लासें लैब असिस्टेंट जो जियोग्राफी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों राजस्थान जी के तो सभी एग्जामों में आता है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों स्पेशली ये लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की दृष्टि से ये वीडियो है वो बनाया जा रहा है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब नदियों से मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ राजस्थान भूगोल, तो दोस्तों जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान की नदियों से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब राजस्थान की जो नदी है उनसे 10 क्वेश्चन आए थे। अब कौन कौन से क्वेश्चन आए उन पे हम अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान की नदियों पर बने जो बांध हैं उनसे क्वेश्चन आए, राजस्थान की जो नदियाँ हैं उन पे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन आए और राजस्थान की नदियों से क्वेश्चन आए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी पे 4 बांध है और ये जो 4 बांध है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी अगर हम देखें तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनापाव पहाड़ी महू एमपी से होता है, यानी मध्य प्रदेश की एक स्थान है महू और वहाँ पे जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ये चंबल नदी है वो आगे बढ़ती है राजस्थान की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। और दोस्तों एमपी में इस पे एक बांध बना हुआ है। ठीक है, बांध पे हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है एक बार कि यहाँ पे गांधी सागर बांध है वो एमपी में मानपुरा गाँव में बना हुआ है। उसके बाद में ये आगे चलती है और दोस्तों राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में जो चंबल नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, भैंसरोडगढ़, चौरासीगढ़, राउत भाटा या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आम में से जो 60% बंदे हैं वो क्या करेंगे, इसका आंसर वो करेंगे भैंसरोडगढ़, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चौरासीगढ़ से प्रवेश। और दोस्तों याद रखिएगा, और मैंने इस क्लास को बनाने से पहले बहुत सारे चंबल नदी के क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद में दोस्तों जस्ट इसके बाद में जैसे ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, एक बार मैं ऊपरी व्यू आपको बता रहा हूँ चंबल नदी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में जब ये प्रवेश करती है तो इस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में एक शहर स्थित है, इसका नाम है राउत भाटा, जहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं परमाणु जो बिजली संयंत्र है वो स्थापित किया गया 1972 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई, 1972 में इसमें उत्पादन प्रारंभ किया गया और कनाडा के सहयोग से भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। तो राउत भाटा इसी नदी के किनारे। उसके बाद में ये दोस्तों नदी आगे अगर हम बात करें, यहीं पे भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी चंबल नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में चंबल और यहाँ से जो चित्तौड़ से एक नदी आती है बामणी या ब्राह्मणी नदी, उस पर चूलिया जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में बना हुआ है, वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में ये नदी आगे कोटा में प्रवेश करती है और कोटा शहर आप सभी को पता है चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद में इस पर जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध के संबंध में क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इसका ये ऊपरी छोर है ये तो बूंदी में है और जो निचली छोर है ये कोटा में है। तो दोस्तों जो जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के 2 जिलों की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से जिले हैं, कोटा और बूंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लिखते जाइएगा। आगे बात करें तो उसके बाद में आगे बांध आएगा कोटा बैराज बांध। और दोस्तों बूंदी में, यानी जब ये कोटा के बाद कोटा में बहने के बाद जो बूंदी में प्रवेश करती है तो बूंदी में दोस्तों यहाँ पे एक शहर स्थित है केशोरायपाटन। बूंदी में एक शहर है केशोरायपाटन जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और केशोरायपाटन में 1965 में एक चीनी मिल है वो स्थापित की जाती है सहकारी क्षेत्र की, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, यानी चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में ये प्रवेश करती है
और सवाई माधोपुर के बाद ये करौली, करौली के बाद धौलपुर। और दोस्तों आप देख रहे हैं इस मैप में कि ये सवाई माधोपुर में एंटर करते ही ये एमपी, इधर एमपी है और इधर राजस्थान है, दोनों की सीमा पर ये नदी बह रही है। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में एक स्थान है, इसका नाम है पलिया, और धौलपुर में यहाँ पे स्थान है, इसका नाम है पीना हट। ठीक है, ये मैं क्लियर थोड़ा लिख देता हूँ, पीना हट। यानी पलिया सवाई माधोपुर से लेके पीना हट धौलपुर तक ये नदी है वो एमपी और राजस्थान की सीमा पे बहती है। और इसकी जो ये दोनों के मध्य सीमा बनाती है एमपी और राजस्थान के मध्य, वो बनाती है 241 किलोमीटर। ठीक है, तो पलिया से पीनाहट धौलपुर तक ये नदी एमपी और राजस्थान की सीमा पर बहती है और 241 किलोमीटर लंबी ये एमपी और राजस्थान की सीमा पर बहती है। इसके बाद में आगे धौलपुर, धौलपुर के बाद में यूपी, यूपी में एक स्थान पड़ता है इटावा, और इटावा में एक स्थान पड़ता है मुरादगंज। वहाँ पे जाके यमुना में मिल जाती है चंबल नदी, और यमुना आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो चंबल नदी है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी अपोतंत्र का भाग है, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने एक बहुत ही ओवरव्यू आपको दिया कि चंबल नदी कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में कौन कौन से जिलों से बहती है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। अब यहाँ पे किनारे बसे हुए शहर हमने बात कर ली है, कौन कौन से शहर है, नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। रावत भाटा, एक फेमस शहर कोटा, और केशोराय पाटन, केशोराय पाटन शहर आपका बूंदी में। शहर क्या है, एक प्रकार से केशोराय पाटन बूंदी का है, वो आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो किनारे बसे नगरों की बात करें तो रावतवाटा, कोटा, केशोराय पाटन, बूंदी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि चंबल नदी के कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मालव गंगा कहा जाता है, क्योंकि जो ये मध्य प्रदेश से जब निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है, उसके बाद में ये रतलाम, मंदसौर ऐसे बहते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जो ये एमपी वाला क्षेत्र है ये इसे बोलते हैं मालवा बेल्ट, और जो चंबल नदी का उपजाऊ मैदान है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मालवा बेल्ट, और यहाँ पे मालवा पठार भी स्थित है। तो इस कारण से जो ये नदी है इसको मालव गंगा भी कहा जाता है। जिसके अलावा ये नित्य भायनी, सदा भायनी इसके नाम है, याद रखिएगा। इसको कामधेनु भी कहा जाता है, और चर्मवती प्राचीन इसका नाम है वो चर्मवती मिलता है, और इसको मालव गंगा, नित्य भायनी, सदा भायनी, कामधेनु और चर्मवती इसका प्राचीन नाम है, कहा जाता है। तो याद रखिएगा इतना नाम। ठीक है, अब देखिएगा लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है वो 965 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में बात करें तो 135 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर आपका होगा चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो उत्तर होगा चंबल नदी। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो उत्तर होगा बनास नदी, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 480 किलोमीटर है बनास नदी की। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको नोट लगा के लिख लेना कि जो चंबल नदी है वो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल की यानी सरफेस वाटर है उपलब्धता के आधार पे कौन सी नदी है, तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है वो चंबल नदी है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट चीज़ और आ गई, यानी आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, सर्वाधिक स्थायी जल वाली राजस्थान की नदी चंबल। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा दो नाम आपको मिल रहे हैं कि जो अपवाह क्षेत्र है और जलग्रहण क्षेत्र है, यानी जो कैचमेंट एरिया है वो क्या होता है और अपवाह क्षेत्र क्या होता है। और दोस्तों अपवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जा सकता है, तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो चंबल नदी है, सुनते जाइएगा। और जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो बनास नदी है। अब दोनों चीज़ें समझिएगा, ये मैं मिटो रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये चंबल नदी है, ठीक है, ये आपकी चंबल नदी है, यानी ये आपकी मुख्य नदी है, इसका नाम है चंबल, और ये इसकी सहायक नदी है,
इसे हम पार्वती मान लेते हैं, इसे काली सिंध, ठीक है। ये इसकी मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं। इधर भी हम कह सकते हैं कि ये जो बामणी होगी, ये ऊपर मांगली वगैरह होगी, ठीक है। तो ये चंबल की क्या है, सहायक नदियाँ हैं और ये चंबल मुख्य नदियाँ हैं। तो अब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो निश्चित अपोहा है, यानी ये देखिए निश्चित अपोहा या निश्चित मार्ग में ये बह रही है, इस सारी निश्चित अपोहा को हम क्या कहेंगे, ये जो निश्चित अपोहा आप देख पा रहे हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो निश्चित अपोहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपोहा क्षेत्र। और इस अपोहा क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल। और इसका जो अपोहा है वो राजस्थान की कुल जो नदियाँ हैं उनके अपोहा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 20.90%। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ये अपोहा क्षेत्र हो गया। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे ये पहाड़ियाँ बना रहा हूँ, ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से अभी हमने बात की चंबल नदी निकलती है। और एमपी में अगर हम बात करें तो एक स्थान पड़ता है सीहोर, जहाँ से पार्वती नदी निकलती है। और एमपी में एक जगह पड़ती है देवास, जहाँ से काली सिंध नदी निकलती है। अब दोस्तों देखिएगा कि चंबल नदी है वो एमपी से निकलती है, एमपी में जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ पे जो जल है वो जनापाव पहाड़ी में वर्षा या फिर दूर दूर से यहाँ पे जल स्रोतों से जल आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे ये तो है नहीं कि जो ये सीहोर है यहीं से पार्वती नदी को जल प्राप्त हो रहा है, यानी सीहोर में जल यानी ज़मीन से जल निकल रहा है और ये पार्वती नदी में चल रहा है, ये तो है नहीं। यहाँ पे इधर उधर से सारा क्या है, जल आता है, यानी ये जल ग्रहण करती है। इधर से ये भी अपना जल ग्रहण करेगी, ये भी अपना मांगली भी जल ग्रहण करेगी, यहाँ से बामणी भी हरिपुरा पहाड़ियों से निकलती है चित्तौड़गढ़ से, तो ये भी जल ग्रहण करेगी। तो जो ये सारा क्षेत्र हो जाएगा इसको हम बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। तो कैचमेंट एरिया के आधार पर चंबल का राजस्थान में तीसरा स्थान है। और अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे कि अपोहा क्षेत्र के आधार पर चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे जो बड़ी नदी है वो आपकी है बनास नदी, और चंबल है इसका जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर तीसरा स्थान आता है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी बनास, उसके बाद में लूणी, तीसरे नंबर पे आती है चंबल, ठीक है, याद रखेंगे। अपोहा क्षेत्र के आधार पर देखें तो सबसे पहले चंबल नदी है सबसे बड़ी अपोहा क्षेत्र के आधार पे। अपोहा क्षेत्र मैंने आपको बताया क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र मैंने आपको बताया क्या है। तो अपोहा क्षेत्र के आधार पे चंबल, उसके बाद में लूणी और उसके बाद में माही, चौथे नंबर पे आती है बनास। तो जल ग्रहण क्षेत्र में बनास का फर्स्ट नंबर है और अपोहा क्षेत्र में बनास का 4th नंबर है। इसी प्रकार अपोहा क्षेत्र में चंबल का 1st नंबर है, जल ग्रहण क्षेत्र में 3रा नंबर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। और जल ग्रहण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसका जो प्रतिशत है कुल राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनके जल ग्रहण क्षेत्र का अगर प्रतिशत देखें तो 17.18%। याद रखिएगा, अपोहा क्षेत्र का 20.90%, जल ग्रहण क्षेत्र का 17.18%, ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। अब देखिएगा जो ये नदी है इस पर बने बांध से क्वेश्चन पूछा गया था, जो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये मैं मिटो रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा और आपने समझ लिया होगा कि थोड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपोहा क्षेत्र क्या होता है, तो थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जब हम बात करें लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की, तो दोस्तों नदियों से मैंने कहा 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नदियों से आए भी हैं, चाहे वो चंबल नदी हो, बनास नदी हो, माही नदी हो, लेकिन लूणी से नहीं आई। तो अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि लूणी से क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आंतरिक प्रवाह की नदी है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और भारत की नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भारत की जो नदियाँ हैं वो मैंने आपको यूट्यूब पर करवा रखी है, तो वो अभी आप जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं कि चंबल नदी पे बने बांध। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों ये बांध दिख रहा है आपको, गांधी सागर बांध। ठीक है, यानी चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, जो कि मानपुरा गांव एमपी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है राणा प्रताप सागर, और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि
चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। इससे पहले एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि गांधी सागर बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें, कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है वो 62 मीटर है। ये क्वेश्चन सीईटी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें पूछा गया था कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 62 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मुझे फिर से याद आ गया जो एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल नदी है किन राज्यों के मध्य किन जिलों के मध्य सीमा बनाती है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा कि जो कोटा है, बूंदी, दोनों के मध्य सीमा बनाती है, और जो आपका कोटा और सवाई माधोपुर है, दोनों के मध्य सीमा बनाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बूंदी आ रही है, लेकिन दोस्तों देखिएगा, अगर आप राजस्थान के मैप में आप देखेंगे, मैप जाके उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बना दिया कि कोटा के बाद बूंदी में बहेगी, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो बूंदी बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पे भी बूंदी की सीमा आ रही है, और कोटा इस प्रकार देखेंगे तो सवाई माधोपुर से टच कर रहा है। तो इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आया था कि चंबल नदी राजस्थान के किन 2 जिलों के मध्य सीमा बनाती है। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन थे सवाई माधोपुर, कोटा, ठीक है, और अन्य ऑप्शन थे, वहाँ पे कोटा बूंदी नहीं था। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो ये नदी है आपकी, ये कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर और कोटा दोनों के मध्य, यानी ये 2 जिले हैं, इनके मध्य सीमा बनाती है। कौन कौन से? तो बूंदी, कोटा और कोटा, सवाई माधोपुर, इन दोनों के मध्य है वो सीमा बनाती है, आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा कि ये जो बांध है इनका निर्माण 3 चरणों में हुआ था। ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, 3 चरणों में हुआ था। पहले जो बांध, फर्स्ट चरण की अगर हम बात करें तो इसमें गांधी सागर बांध बना था, और एक बना था आपका कोटा बैराज। अब याद कैसे करें, तो इधर से देखेंगे, उद्गम से मुहाने तक पहला बांध है गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप, उसके बाद में जवाहर सागर, उसके बाद में कोटा बैराज। तो पहला और चौथा पहले चरण में बना गांधी सागर और कोटा बैराज, ठीक है। उसके बाद में दूसरे चरण में ये दूसरा बनेगा राणा प्रताप सागर, तीसरे चरण में ये तीसरा बनेगा जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर। यानी पहले चरण में पहला और चौथा, दूसरे चरण में दूसरा, तीसरे चरण में तीसरा। और जवाहर सागर जो बांध है वो तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ, और ये दोस्तों कोटा और बूंदी की सीमा पे है। और मैंने कहा था कि जो चंबल नदी है वो कोटा और बूंदी की सीमा भी बनाती है, तो दोनों की सीमा पर ये स्थित है चंबल नदी पे। तो चंबल तो सीमा बनाएगी कोटा और बूंदी के मध्य। तो याद रखिएगा जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी के मध्य सीमा बनाता है। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि चंबल नदी पर बने बांधों का उद्गम से मुहाने की तरफ क्रम बताइए। तो पहले आएगा गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। उसके बाद में क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि मुहाने से उद्गम की ओर क्रम बताइए। तो पहले आएगा कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप, फिर गांधी सागर। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निर्माण के आधार पे इनका सही क्रम बताइए कि पहले किसका निर्माण हुआ, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो दोस्तों गांधी सागर बांध है, इसका निर्माण हुआ था 1959 में। किसका निर्माण हुआ? गांधी सागर का। पहले ही चरण में हुआ तो पहले गांधी सागर का, फिर जस्ट 1960 में हो गया कोटा बैराज का। तो 1959 गांधी सागर, 1960 कोटा बैराज। उसके बाद में राणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ दूसरे चरण में 1970 में, और जवाहर सागर का 1972 में। तो याद रखिएगा 59, 60, 70, 72, 59, 60, 70, 72, 59, 60, 70, 72, 59, 60, 70, 72, ठीक है। पहले गांधी सागर कोटा बैराज, गांधी सागर कोटा बैराज, 59, 60, 59, 60, फिर राणा प्रताप जवाहर सागर, राणा प्रताप जवाहर सागर, 70, 72, 70, 72, ठीक है। याद रखेंगे निर्माण के आधार पर मैंने आपको बता दिया, उद्गम से मुहाना और मुहाने से उद्गम की ओर बता दिया। याद रखने वाली बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक और क्वेश्चन कि जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है तो राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है वो है गांधी सागर बांध, ठीक है। और राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर।
रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। और दोस्तों यहाँ पे अभी हमने बात की, ये क्वेश्चन सीटी में आया था कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 62 मीटर। इसी प्रकार राणा प्रताप सागर की पूछी जा सकती है, तो इसकी है 54 मीटर, याद रखेंगे 54 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इन बांधों की बात करेंगे। मैंने चंबल नदी के बारे में आपको एक बहुत ही क्लियर समझा दिया, आपको समझ में भी आई होगी। 6 राजस्थान के राज्यों से ये बहती है। अब हम इन बांधों के बारे में बात करेंगे, यानी जो चंबल जल विद्युत परियोजना है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है उस पर चर्चा करेंगे। ये मैं मिटो रहा हूँ, आप लिख लेना प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ, ठीक है, कब कब हुआ, निर्माण के आधार पर भी क्रम लिख लीजिएगा। निर्माण के आधार पर दोनों क्रम लिख लीजिएगा कि पहले गांधी सागर, फिर कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर। और इनका उल्टा भी लिख लेना, जवाहर सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज, गांधी सागर, यानी 72, 70, 60, 59, फिर 59, 60, 70, 72, ऐसे दोनों उल्टे क्रम भी लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो आपकी चंबल और वो जो चंबल जल विद्युत परियोजना है राजस्थान और एमपी की। लेकिन इससे पहले देखिएगा कि जो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे और क्वेश्चन मैं क्लियर करवा देता हूँ। पहले चंबल नदी के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। तो चंबल नदी में जो सवाईमाधोपुर, करौली और ये मैं मिटो रहा हूँ, जो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर वाला एरिया है, ये चंबल नदी का कहलाता है डांग क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र, डांग व बीहड़ क्षेत्र, या इसको हम उत्कात स्थलाकृतियाँ भी बोल सकते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी जानते हैं डांग की रानी करौली है। डांग की रानी कौन है? करौली। और डांग का राजा है वो है धौलपुर, तो याद रखिएगा दोनों। और यहाँ पे जो बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है, डांग क्षेत्र पाया जाता है, जो कि अन उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों जो चंबल नदी है इसके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका प्रदान किया जाता है, यानी जो जल के माध्यम से गहरी गहरी जो गुफा टाइप कंदराएं या खाड़ी सी बना दी जाती है, उनको हम बोलते हैं अवनालिका प्रदान। ठीक है, अवनालिका प्रदान। तो कौन सी नदी है वो सर्वाधिक राजस्थान में अवनालिका प्रदान करती है? तो चंबल नदी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्कात स्थलाकृतियों का संबंध किस नदी से है? तो इसका संबंध भी किससे है? चंबल से। उत्कात स्थलाकृतियां मतलब बेडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये चंबल नदी है इसका जो बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र है वो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो नदी है वो सर्वाधिक गहरी कहाँ पे है? तो बूंदी का जो शहर है केशोराय पाटन, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा गहरी है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये किस जिले में सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण करती है? कंदरा मतलब गुफा, यानी जो अवनालिका प्रदान ये करती है उसके माध्यम से ये कुछ गुफाएं बना देती है, कंदरा, या जिसको हम गुफाएं बोल सकते हैं। इसका सर्वाधिक ये कंदरा या गुफाएं कहाँ पे बनाती है? तो कोटा में, या फिर हम कह सकते हैं जो कोटा और भरतपुर संभाग है उसमें बनाती है। लेकिन आपको जिला पूछा जाए तो कंदरा सर्वाधिक कहाँ पे बनाती है? ये चंबल, कोटा में। अब दोस्तों ये जो कंदराएं हैं इनका सुधार करने के लिए, इनका विकास करने के लिए कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया गया केंद्र के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, कंदरा विकास कार्यक्रम दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। 100% केंद्र सरकार का ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, केंद्र सरकार का। कब चलाया गया? तो 1987 और 88, यानी 1987, 1988, 87-88 में ये चलाया गया कंदरा विकास कार्यक्रम। और राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया। 8 जिले, 2 संभाग, एक भरतपुर संभाग और एक कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4। उसके बाद में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, भरतपुर संभाग में 4। तो 8 जिलों में ये कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया गया। केंद्र सरकार का 100% है जो कंदरे हैं इनका विकास करने के लिए चलाया गया 1987-88 में। कंदरा का विकास का मतलब यानी कंदरा को मतलब ये जो गुफाएं टाइप है इनको अच्छा
बनाने के लिए ये कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तो दोस्तों हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा। चंबल नदी जो जल विद्युत परियोजना है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। इसी के साथ साथ जो चंबल की सहायक नदी है वो भी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो मैंने बहुत ही जो चंबल नदी से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। और दोस्तों मैं 100% अपना दे रहा हूँ, आप भी 100% दीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। और आपको ये मैंने समझा दिया, आपको नोट्स भी बनाने हैं, तभी आप इनको याद कर पाएंगे। ये मैंने आपको जो जल ग्रहण, अफवाह क्षेत्र ये बताया ना, इनके आधार पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करते होते हैं तो उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।